नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन कुमार वर्मा फ्रॉम CS नोट्स होम। दोस्तों, CS नोट्स होम की टीम ने हमेशा ही यही प्रयास किया है कि हम कुछ अच्छा, कुछ बेहतर CS स्टूडेंट्स को समर्पित कर सकें। और इससे पहले भी हमने जो वीडियोस बनाए हैं उन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वो वैल्यूएबल रहे काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। हमारे प्रीवियस वीडियोस के लिए आप सिर्फ YouTube पे CS नोट्स होम टाइप कीजिए और हमारे वीडियोस आपके लिए अपीयर हो जाएंगे। उन वीडियोज में भी हमने काफ़ी प्रयास किया था कि किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। हमने टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, हमने स्कोप दिया था वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ कंपनीज एक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे हमने शो ऑफ किए थे। दोस्तों, आज भी हम एक ऐसा ही हॉट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2030। इस वीडियो में हम कोई भी ऐसा कोई ट्यूटोरियल आपको नहीं बताएंगे, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताएंगे। हम यहाँ पे आज बात करेंगे मेन फैक्टर की। मेन फैक्टर दो है, हाउ टू रीड कंपनीज एक्ट, सेकेंड वन हाउ टू पास इन कंपनीज एक्ट। दोस्तों, कंपनीज एक्ट एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन तब जब इसके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो। जैसा कि हम हमेशा जो भी स्टूडेंट्स हमसे क्यूरी पूछते हैं तो उन्हें हमेशा कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आप उसको एक्सप्लेन बेटर वे में कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये सोचते हैं कि हाँ मैंने रीड किया है, रीड करने के बाद में वो एग्जाम भी दे के आते हैं, लेकिन जो उनका एक सोचना रहता है कि मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए, या मैंने इस तरीके से इस वे में लिखा है, फिर मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, वहां पे वो नहीं मिल पाते हैं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही रहता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में अगर कंप्लीटली क्लियर नहीं है तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो उन्हीं चीजों के लिए, उन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 CS एग्जीक्यूटिव के 34 चैप्टर के ऊपर। हम इंडेक्स टू इंडेक्स जाएंगे, हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वहां पे क्या फैक्टर्स हैं जिन्हें हम रीड कर सकते हैं, जिन्हें अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो चैप्टर के ऊपर हम अपनी कमांड बना सकते हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कंपनीज एक्ट को रीड किया जाए कि उसे बेटर वे में रीड करके हम उसमें एग्जाम के टाइम पे अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकें, अच्छी तरीके से एग्जाम में राइट कर सकें और अच्छे नंबर उसमें ला सकें। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। दोस्तों, कंपनीज एक्ट, जैसा कि मैंने मेरे इससे पहले के एक वीडियो में बताया था, लॉ इज पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। एक सिंगल लॉ का जो पार्ट है, जैसा कोई भी लॉ रहने दीजिए, उसका जो नाम होता है, सब्जेक्ट का जो नाम है, जो सब्जेक्ट है, वो अपने आप में, वो सिंगल वर्ड अपने आप में पूरी बुक है। हमें सिर्फ वही, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। जैसा आप देखोगे लेबर लॉ, तो हमें उसका एक बेस ढूंढना है कि लेबर और लॉ, ये दो वर्ड अपने पास में। अब उन्हें समझने के लिए हमें यह समझना है कि लेबर कौन है और व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लेबर। हमें समझ में आया कि लेबर ये है, लॉ मीन्स कानून, यानी ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें लेबर के रिलीफ के लिए, लेबर के एक बेनिफिट के लिए यहाँ पे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जो एक हार्मोनाइज रिलेशनशिप क्रिएट करता है एंटरप्रेनर
और लेबर्स के बीच में। तो यहां पे एक बहुत बड़ी पिक्चर क्लियर होती है। हम जब भी लेबर लॉ का नाम आता है हम इंटरनल कॉन्सेप्ट याद करने लग जाते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। मैं यहां पे सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बेस क्रिएट कीजिए, बेस क्लियर कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया लेबर लॉ, यहां पे अगर आपके माइंड में ये क्लियर होता है कि लेबर और लॉ है किसके लिए, सबसे पहले लेबर कौन है, किस तरीके की लेबर है, ये सब चीजें जब हमारे माइंड में क्लियर होंगी तो फिर हम आगे जाते हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ता है कि मिनिमम वेजेज क्या रहता है, उस पे बोनस क्या रहता है, इंश्योरेंस एक्ट क्या होता है, फैक्ट्रीज एक्ट क्या रहता है। इस तरीके से जब हम स्टेप टू स्टेप जाएंगे तो वहां पे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं, और जब कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होते हैं तो हमारी ग्रैप जो होती है वो लॉ के पार्ट पे काफी मजबूत होती जाती है। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका एग्जीक्यूशन जो होता है, आपका एक प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होती है वो आपके माइंड में काफी हद तक क्लियर होती है। इसके लिए सबसे पहले जब हम कंपनीज एक्ट 2013 को रीड करने की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे सेम प्रोसेस में जाना है। यहाँ पे भी हमारे पास में दो चीजें हैं, फर्स्ट कंपनीज, सेकंड एक्ट 2013। अब इन दोनों को जब हम अलग करते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में आता है कंपनीज। अब हमें समझना यह है कि कंपनीज क्या होती है। हम बहुत सारी कंपनियों के नाम सुनते हैं, जैसे कुछ बड़ी कंपनीज की हम बात करें तो रिलायंस, विप्रो, टाटा, एयरटेल, ये सब क्या है, ये सब कंपनीज है। अब ये कंपनी चलाता कौन है? हर कंपनीज में जितना हमें मालूम है कि अगर आप बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए, अभी हम एक इजी वे में जाएंगे। हम जाएंगे इस तरीके से कि जैसे हमें कुछ भी नहीं पता। अपने माइंड को एक बार क्लियर कीजिए। हम सिर्फ बेसिक टू बेसिक जाएंगे। हमें यहाँ पे डीप स्टडी नहीं करनी है, हमें डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट को ग्रैप करना है कि एक्चुअल में कंपनीज एक्ट है क्या। तो अब जब हम बात करते हैं कंपनीज की, तो जैसे ही कंपनीज का नाम आता है हमारे दिमाग में बहुत सारी कंपनीज, जैसे आप रिकॉल कर सकते हैं तुरंत, कंपनीज का नाम आते ही आप रिकॉल करेंगे कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंपनीज में नहीं जाना है, जस्ट नेम ऑफ कंपनीज लाइक एयरटेल, टाटा, रिलायंस, वोडाफोन। बहुत सारी कार्गो कंपनीज होती है, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज होती है, बहुत सारी आईटी कंपनीज होती है, ये सब कंपनीज हैं। अब इन कंपनीज को चलाने के लिए, इन्हें रन करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, बराबर है। जिस तरीके से कोई गाड़ी है उससे रन करने के लिए उसका इंजन होता है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। जब हम पेट्रोल या डीजल या कुछ भी उसमें डालते हैं तो वो फिर ब्लड की तरह सर्कुलेट होता है इंजन में, और उससे गाड़ी स्मूथली रन होती है। एक जो हम कहते हैं कि पिकअप मिलता है या फिर एक्सेट्रा जो भी है, कि गाड़ी चलती है उससे। तो इंजन जो है वो बहुत बड़ा पार्ट, मेन पार्ट कौन होता है? इंजन होता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो भी वो कंट्रोल करता है, अगर उसे बेटर बनाना हो तो भी वो कंट्रोल करता है। उसी तरीके से किसी भी लॉ को, किसी भी कंपनीज को चलाने के लिए एक लॉ रहता है, एक एक्ट रहता है, जिससे वो कंपनी स्मूथ वे के अंदर चल सके, जिससे देश की इकोनॉमी को भी फायदा हो, सोसाइटी को भी फायदा हो और कंट्री को भी फायदा हो। तो सबसे पहले ये जब चीजें आपके माइंड में क्लियर होंगी, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू रीड कंपनीज एक्ट। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स हैं, जो ये है कि जैसे यहां पे मैंने दे रखा है प्रीवियस एक्ट 1956। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता, उन्हें मैं बताना चाहूंगा
कि इसके पहले का जो एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1956 था। नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं, व्हाई वी नीड न्यू, करंट सिनेरियो ऑफ लॉ, इफेक्ट्स ऑफ 2013 एंड बेनिफिट्स ऑफ 2013। अब प्रीवियस एक्ट 1956, सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013, ये जस्ट अभी नहीं बना है। ये आफ्टर फ्रीडम 1947 में जब फ्रीडम मिला था, उसके बाद में 1956 में कंपनीज एक्ट 1956 आया था। तो रेगुलेशन रूल्स तब से हैं जो अब तक शुरू हैं। लेकिन व्हाई वी नीड न्यू, क्वेश्चन यहां पे ये उठता है कि जब लॉ तब बना था जब अब तक हम लोग उसी लॉ के हिसाब से सब काम कर रहे थे, तो अभी हमें नया क्यों चाहिए। दोस्तों, जब 1956 में लॉ लॉन्च हुआ था तब आपको भी पता है इंडिया की हालत कैसी थी, और हमारे काफी जो लॉज हैं वो डिपेंड ऑन ब्रिटिश है, क्योंकि उन्होंने रूल किया हमारे ऊपर। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उनके इफेक्ट्स हमारे लॉ पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी सोसाइटी पे मिलते ही मिलते हैं। तो 1956 जो था वो इफेक्चुअल था, इसे हम लोग नकार नहीं सकते। उस समय ना इतनी कुछ कंपनीज थी, ना इंडिया की इकोनॉमिक्स तो थी वो बहुत बेटर थी, ना लोगों के अंदर वो एक उत्साह था कि भाई कोई नई कंपनी बनाई जाए या उससे कुछ वर्किंग किया जाए। जो कुछ चुनिंदा लोग थे, जो कुछ बहुत बड़े, हम कह सकते हैं कि उस समय जो रिच पर्सन थे, वही लोग कंपनीज को रन किया करते थे, या जिन्होंने पहले से रन कर रखी थी वो कंटिन्यू रन कर रहे थे। तो आफ्टर फ्रीडम उस समय की गवर्नमेंट ने इन सबको भी फिर भी एक हार्मोनाइज रिलेशन के हिसाब से 1956 लॉन्च किया था। अब आज की करंट सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, आज आप देख रहे हैं हजारों लाखों कंपनीज हैं और हर दिन नई कंपनियां ओपन होती हैं, हर दिन बंद भी होती हैं। तो इन सब चीजों को आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से हमें गवर्नमेंट को कंपनीज को रन करने के लिए एक नया लॉ लेके आना पड़ा। बेस वही है 1956 का, लेकिन उसमें काफी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, काफी कुछ चेंजेज हुए हैं, और चेंजेज होने के बाद में उन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 को लॉन्च किया है। अब करंट सिनेरियो ऑफ लॉ, अभी फिलहाल करंट में लॉ का क्या सिनेरियो है। इसके पहले अगर आप देखेंगे 1956 में, तो उसके अंदर कंपनीज के ऊपर जो पेनल्टीज थी, या कह सकते हैं कि जो एक बाउंडेशन थी, वो कहीं पे कुछ ज्यादा थी और कहीं पे काफी कुछ ढील थी। जैसे पेनल्टीज के नाम पे 500 रुपीज, 1000 रुपीज, डेली के 500 रुपीज इफ वो अगर पेनल्टी को कंप्लीट नहीं करता है तो बड़ी कंपनियां जिनका टर्नओवर हजारों करोड़ों रुपए हैं, उन लोगों के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट है। वो लोग इसको कुछ भी नहीं समझते और वो जिस तरीके से शुरू है काम, उस तरीके से उसे चलने दे रहे थे। इससे हो रहा यह था कि सत्यम जैसे स्कैम्स बाहर आ रहे थे, काफी चीट फंड कंपनियां थीं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर का काफी पैसा चीटिंग के थ्रू अंदर किया था। लॉ होता सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, लेकिन जितना ओल्ड लॉ रहता है, जितना पुराना लॉ रहता है, कानून व्यवस्था जितनी पुरानी होती है, तो उतने पुराने में लोग उसके लूप होल्स निकाल लेते हैं। यही यहां पे भी हुआ, इन लोगों ने उसके लूप होल्स निकाल लिए कि किस तरीके से अगर कुछ गलती भी होती है तो उससे बचा किस तरीके से जाए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर एक बेटर स्टेबलाइजेशन बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 को लॉन्च किया गया। अब इफेक्ट्स ऑफ 2013 क्या है? जैसा कि हम कहते हैं
चेंज इज द रूल ऑफ नेचर एंड चेंज इज द नीड ऑफ नेचर। जहां पे चेंज होता है, बदलाव समय की मांग होती है। जो दीवार, अगर कोई दीवार 50 साल पहले की बनी हुई है और आज वो जर्जर स्थिति में आ चुकी है, तो उसमें बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या तो उसे तोड़ के दूसरा बनाया जाए, या फिर बेस वही रखा जाए और उसका इस तरीके से उसको अपडेट किया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए कि वो आगे आने वाले 50 सालों में भी टिक के रह सके। उसी तरीके से 2013 को लॉन्च किया गया है। यहां पे उसमें काफी कुछ ऐसी चीजें इंसर्ट की गई हैं जिससे कंपनीज को पावर मिलती है। जैसे हम प्राइवेट कंपनीज की बात करेंगे तो वहां पे पहले 50 मेंबर्स थे, अभी उनको एडिट करके इंसर्ट किया गया वहां पे 200 मेंबर को, यानी प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट दिया गया है। इसके पहले जैसे मीटिंग्स की बात करते हैं तो 1956 में स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती थी वो पब्लिक कंपनियों के लिए कंपलसरी होती थी। वो एक बार ही कंपनी को करना पड़ता था, लेकिन वो कंपलसरी मैंडेटरी थी। वो 2013 में उसको निकाल दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पे इंसर्ट भी हुई हैं, जो यहां से निकाली भी गई है। अब बेनिफिट्स क्या है दोस्तों? हमारे पास में बहुत क्यूरीज आती हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि सीएस का कोई स्कोप नहीं रहा। एक ग्रेजुएट या बीकॉम एमकॉम किया हुआ बंदा फ्रेशर सीएस से ज्यादा कमाता है, वो उससे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट 2013 ने एक बहुत बड़ा स्टेज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज के लिए ओपन किया है। यहां पे उन्होंने नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए हैं कि हर कंपनी को एक प्रोफेशनल कंपनी रन करने के लिए लगना ही लगना है। उन्हें एक प्रोफेशनल चाहिए जो कंपनीज के रूल एंड रेगुलेशन को समझ सके और बड़े स्मूथ वे से उस कंपनी को चला सके। अब बात रही, अगर आप क्वेश्चंस आपके माइंड में भी हैं कि सीएस क्यों, वाई सीएस, सीएस करके बेनिफिट क्या होगा, अगर पे स्केल की बात करते हैं, जो भी एक्सेट्रा आपके दिमाग में है, तो मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोग समझदार हैं, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप समझदार हैं, तभी आप लोगों ने इसे चूज किया है। आपने देखा होगा, आप जब रोड पे निकलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ रहता है वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम जब देखते हैं वीआईपी, हमारे माइंड पे एक अलग ही इफेक्ट गिरता है और हम हो ना हो, जहां तक हो सके, हम एक बार वो गाड़ी में देखने की कोशिश जरूर करते हैं कि कौन है, क्योंकि हम उसे जानते नहीं हैं। उसने सिर्फ बाहर वीआईपी का टैग लगा रखा है, बराबर है। आपने बहुत सारी गाड़ियों को देखा होगा जिनके बाहर वीआईपी लगा हुआ है। दोस्तों ये गाड़ियां कौन सी रेंज की होती है? जहां तक मैंने देखा है, मोस्ट प्रोबेबली ये गाड़ियां जो होती है वो 10 से 20 लाख रुपए के बीच की रेंज की होती है, जिनके ऊपर मोस्टली वीआईपी लिखा हुआ रहता है। मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आपने कभी भी किसी मर्सिडीज, किसी बीएमडब्ल्यू, किसी ऑडी, फरारी या ऐसी किसी गाड़ी पे वीआईपी लिखा हुआ देखा है? मैंने तो नहीं देखा अभी तक। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो एक नाम जो है, वो एक ब्रांड जो है, वो अपने आप में वीआईपी है। हम श्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि जो बंदा बीएमडब्ल्यू में ट्रेवल कर रहा है, इट मींस वो वीआईपी है, उसे वीआईपी का टैग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वही सेम थिंग यहां पे अप्लाई होती है।
जो बंदा आज ये पे स्केल पे विदाउट सीएस वर्किंग कर रहा है, नो डाउट अगर वो उससे ज्यादा भी कमा रहा है तो उसके अंदर झांकने की जरूरत होती है कि उसने क्या क्या किया है, क्या उसकी डिग्री क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। बट जब कोई आपको ये कहता है कि यस ये सीएस हैं, तो वहां पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इट्स अ ब्रांड। ये अपने आप में एक वीआईपी टैग है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपने माइंड में ये चीजें क्लियर कर लीजिए कि आपने एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशन को ज्वाइन किया है और इस प्रोफेशन के साथ में आपको वीआईपी का टैग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में एक वीआईपी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे इंडेक्स टू इंडेक्स चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो भी इंडेक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमने अभी कुछ दिनों पहले ही सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लॉन्च किया था बुक। काफी अच्छा रेस्पॉन्स हमें ऑल ओवर इंडिया से मिला। तो इसी के लिए हमने और अच्छा बेटर कम्युनिकेशन बनाने के लिए आज जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए जाएंगे, जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, वो सब इसी बुक से बताई जाएंगी आपको। तो हम नेक्स्ट जाते हैं, हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम इंडेक्स देख रहे हैं। ये फर्स्ट 16 चैप्टर हैं हमारी इंडेक्स के, हमारी बुक के। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। अब इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले ही, कंपनीज एक्ट 2013, तो वहां पे हमारा इंट्रोडक्शन हुआ है कि कंपनीज एक्ट क्या है, क्यों है, किस लिए है। इंट्रोडक्शन में यही पार्ट आते हैं। जहां तक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात होती है, तो डेफिनेशंस के अंदर काफी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि कंपनीज की क्या डेफिनेशंस होती हैं, सब कंपनीज का क्या रूल्स होता है, मीनिंग ऑफ कंपनीज क्या होता है, सिटीजनशिप क्या रहती है, लीगल इलीगल एसोसिएशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम जब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डेफिनेशंस के अंदर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ पे हमें एक कैरेक्टर, कंपनी का कैरेक्टर क्या होता है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो ये लाइन अपने आप में काफी बड़ा ट्रूथ है, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके राइट्स क्या हैं, दैट सेपरेट लीगल एंटिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है क्योंकि ये लिमिटेड है, तो यहाँ पे लायबिलिटी भी लिमिटेड हो जाती है। सक्सेशन जो है इसका परपेचुअल सक्सेशन रहता है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, मेंबर्स आते हैं मेंबर्स जाते हैं, लेकिन कंपनी जो है वो अपने दम पे अपने बेस पे खड़ी रहती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये क्रिएटेड बाय लॉ है तो इसका एंड भी बाय लॉ ही होता है। इसे कोई पर्सन, कोई इससे रिलेटेड कोई भी पर्सन हो, वो इसका एंड नहीं कर सकता। सेपरेट प्रॉपर्टी होती है इसकी, सभी जो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो रहती हैं वो कंपनीज के नाम पे रहता है, कंपनीज ही इसका सारा काम करते हैं, तो इसके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है। आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ है, तो इसके लिए सारा काम इसका सेपरेट रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी रहती है, जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग ट्रांसफर करता है खुद का कुछ सामान, कुछ की कुछ थिंग्स, प्रॉपर्टीज वगैरह, वैसे यहाँ पे भी कंपनीज भी ट्रांसफर कर सकती है, शेयर्स वगैरह सारी चीजें। कॉमन सील, कॉमन सील इसका जिस तरीके से हम हमारे एक सिग्नेचर रखते हैं उसी प्रकार से कंपनीज का भी कॉमन सील होता है जिसके थ्रू ही सारा काम होता है। अगर वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन सिग्नेचर अथॉरिटी कंपनीज की भी है, जो जब वहां पे कॉमन सील लगती है तो उससे ही जितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं। मैनेजमेंट रहता है इसका अपना, शू और शूट की इसके पास में कैपेबिलिटी होती है। अब कंपनीज और पार्टनरशिप, इन दोनों के अंदर काफी कुछ डिफरेंसेस होते हैं, आपको पता ही है। कुछ चीजें सिमिलर भी लगती है यहाँ पे, जिस तरीके से हम देखते हैं कंपनी में भी 2 डायरेक्टर होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड की अगर हम बात करते हैं, पार्टनरशिप में भी मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। काफी कुछ चीजें रहती है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है कंपनीज एक्ट प्राइवेट कंपनी और पार्टनरशिप में वो ये है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, जबकि कंपनी के अंदर लायबिलिटीज जो होती हैं वो लिमिटेड आ जाती हैं। इसके बाद में जब हम बात करते हैं
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग कॉर्पोरेट वेल आता है इसके अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे कॉर्पोरेट वेल का मतलब यही है कि वेयर द कॉर्पोरेट वेल हैज बीन यूज्ड फॉर commission of fraud or improper conduct. In such a situation, courts have lifted the veil and look at the realities of the situation. When a company registered under the act, all the dealings with the company will be in the name of the company and member will be disregarded. कॉर्पोरेट वेल जो है इसमें यह है कि कंपनी जब अपनी लिमिट के बाहर कोई काम करता है, जब उसके रूल एंड रेगुलेशन से बाहर जब कुछ चीजें आती हैं और कंपनी अगर उसके अंदर डीलिंग करता है जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स के हित में ना हो, तो वहां पे कोर्ट जो है उसके पास में राइट्स हैं कि वो कॉर्पोरेट वेल कर सकता है। अब यहाँ पे यही सब चीजें जो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस में चलती रहती हैं, इसके लिए काफी कुछ आप केस स्टडीज है इसमें। सोलोमन वर्सेस सोलोमन का केस है इसके अंदर, ली वर्सेस ली का केस है, न्यू होरिजन्स लिमिटेड का केस है इसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का केस है इसमें। ऐसे बहुत सारे केसेज हमारी बुक्स में भी हैं और वैसे इसके लिए आपको मिल जाएंगे, जहां पे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कॉर्पोरेट वेल के हिसाब से उसको काम करना पड़ता है। काफी कुछ चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कंपनी होती क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कहाँ पे कॉर्पोरेट वेल, ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका रहता है और इसमें काफी कुछ केस स्टडीज रहते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको उन चीजों पे ध्यान देना है। सेकंड जो है वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज या क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अब कंपनीज कौन कौन सी तरीके की होती हैं, तो कंपनीज 3 तरीके की होती है। अगर बेसिक क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो 2 तरीके से रहते हैं। एक स्टैट्यूटरी कंपनी रहती है, जो स्टैट्यूटरी कंपनी वो रहती है जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाई जाती हैं। दूसरी रजिस्टर्ड कंपनी होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनियां वो होती हैं जो अंडर द रूल, वो कंपनीज एक्ट 2013 हो या उससे पहले का कोई लॉ हो, उसके अंदर बनाई जाती हैं, उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द लायबिलिटी क्या रहता है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज, इस तरीके से ये कंपनीज का क्लासिफिकेशन रहता है। अदर फॉर्म्स ऑफ कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती है, प्रोड्यूसर कंपनी आ जाती है, फॉरेन कंपनी आ जाती है, डोरमेंट कंपनी आ जाती है। इस तरीके से काफी कुछ कंपनीज जो हैं वो इस यहाँ पे आ जाती है। लेकिन वेल नोन जो कंपनीज जो रहती है वो हमारे पास में है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक नया कॉन्सेप्ट जो अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने लॉन्च किया है वो है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। जैसा कि ओपीसी अपना नाम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पे एक बंदा, एक पर्सन भी अभी कंपनी क्रिएट कर सकता है। इसके पहले जैसे हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनीज के लिए 2 मेंबर रिक्वायर्ड थे, बट ओपीसी 1 पर्सन कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसका एडवांस वर्जन हम इसको बोल सकते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो पूछते हैं भैया सोल प्रोप्राइटरशिप जब है तो फिर मैं ओपीसी क्यों क्रिएट करूं। यहां पे भी वही बात है कि पार्टनरशिप भी 2 लोग क्रिएट करते हैं और प्राइवेट लिमिटेड भी 2 लोग क्रिएट करते हैं। उनमें डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड रहती है और कंपनीज के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है और काफी कुछ बेनिफिट्स, काफी कुछ कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं कंपनीज के साथ में। वैसी ही बात सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है। यहाँ पे भी सोल प्रोप्राइटरशिप में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, लाइबिलिटी जो रहती है वो अपॉन द टोटल जो रहती है वो प्रोप्राइटर पे रहती है। लेकिन कंपनीज एक्ट में क्रिएटेड बाय लॉ है तो यहाँ पे काफी कुछ सपोर्ट जो है वो प्रोप्राइटर को मिल जाता है, कंपनीज के थ्रू भी मिल जाता है। और वैसे भी ओपीसी के अंदर काफी कुछ मीटिंग्स वगैरह ये जो चीजें हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन किया गया उसका, क्योंकि जब एक बंदा कंपनी क्रिएट कर रहा है तो वहां पे सवाल ही नहीं उठता कि वो किसी तरीके की कोई मीटिंग करेगा, कोई जनरल मीटिंग होगी उसकी, कुछ और होगा, क्योंकि एक ही बंदा है, एक ही बंदे ने कंपनी लॉन्च की है तो वो खुद ही तो उसका मालिक है, वो खुद ही सारे डिसीजन लेगा। ओपीसी के ऊपर हमारा एक वीडियो है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं 1 पर्सन कंपनी के नाम से, उसमें हमने कंप्लीटली ओपीसी को डिस्क्राइब किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेन हमारे पास में 3 कंपनियां रहती हैं, जिनके अंदर फर्स्ट पब्लिक कंपनी रहती है, सेकंड प्राइवेट कंपनी रहती है, थर्ड जो रहती है तो वो ओपीसी अभी
इंसर्ट हुआ है यहाँ पे। इसके बाद का जो चैप्टर आता है हमारे पास में वो है प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन के नाम से हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि प्रमोशंस के लिए एक प्रमोटर रहता है। प्रमोटर मीन्स who has been named as a such in a prospectus or is identified by the company in the annual return, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. In simple words अगर मैं कहूँ तो प्रमोटर जो होता है वो फादर ऑफ कंपनी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस कंपनी का आइडिया वो प्रमोटर के माइंड में इनोवेट होता है। किस तरीके से कंपनी को चलाना है वो प्रमोटर के माइंड में इनोवेट होता है। कंपनी बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी वो प्रमोटर के माइंड में इनोवेट रहता है पूरा का पूरा। उसके लिए कहाँ पे मतलब कंपनी स्टेबल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसे लगेगी, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्स है, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, लेबर हो गए, उसके लॉ हो गए, ये सभी चीज़ें जो हैं वो प्रमोटर ही देखता है। तो इसीलिए प्रमोटर को फादर ऑफ लॉ भी फादर ऑफ कंपनीज भी कहा जाता है, जो एक कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करता है। सेकेंड चीज हमारे पास में आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अब जहां पे प्रमोटर है उसके माइंड में एक आइडिया इनोवेट हुआ है। अभी आप खुद भी सोच सकते हो कि आप एक जैसे आपने हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मैं सीएस बन जाऊंगा, फिर उसके बाद में मैं अपनी अगर प्रैक्टिसिंग शुरू करता हूँ तो मैं एक कंपनी बनाऊंगा, उस कंपनी के अंदर मैं रहूंगा, मैं इन सेक्टर्स के अंदर वर्किंग करूंगा, मेरे हाथ के नीचे कम से कम 4 से 5 लोग काम करेंगे। ये क्या है? ये आइडियाज हैं। एक कंपनी को इनोवेट करने के लिए आइडियाज हैं। तो आप खुद भी अपने आप में एक प्रमोटर हैं। उसी प्रकार से कंपनीज का भी एक प्रमोटर है। तो अब बात आती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज की। कंपनीज को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो जहां पे इनकॉर्पोरेशन की बात आती है तो आप देख सकते हैं लॉ इसके पीछे के काफी रहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले नाम सोचना पड़ता है हमें, उसके बाद में मेमोरेंडम एसोसिएशन होता है, फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उसके बाद में कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल का, कि किस तरीके से कहाँ से बोरोविंग करनी है, कितने भाव में लेना है, क्या करना है। फिर अगर पब्लिक वगैरह हैं तो शेयर कैपिटल किस तरीके से रहेगी, कितना पैसा मार्केट से लेना है, कितना पैसा मार्केट में लगाना है। फिर अगर शेयर इशू करने हैं हमें तो उनके लिए हमें प्रोस्पेक्टस चाहिए। फिर डेब्ट कैपिटल का काम होता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्ज वगैरह होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट होता है। जब हम सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं मेंबर्स को। मेंबरशिप इन ए कंपनी, तो यहाँ पे मोड्स बताए जाते हैं इसके अंदर कि एक कंपनी में मेंबरशिप लेने के लिए किस किस तरीके से हम कंपनी में मेंबरशिप ले सकते हैं। अब जो ये सब तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, इन्होंने स्टेप टू स्टेप, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे हम स्टेप टू स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद में टाइप, फिर प्रमोशंस, फिर मेमोरेंडम, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर कॉन्सेप्ट्स, फिर अल्ट्रेशन, फिर प्लेसमेंट्स, फिर कैपिटल, फिर क्रिएशन चार्जेस वगैरह आता है, फिर अलॉटमेंट आ गया यहाँ पे, फिर मेंबरशिप इन कंपनी आ गया, फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन आ गया। अब जो मेन कॉन्सेप्ट जो आता है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर। इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर, हमें पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उसे चलाने के लिए, उसे रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक बंदा। कंपनी को चाहिए एक बंदा जो उस कंपनी को रन कर सके, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है वो। एज ए आर्टिफिशियल पर्सन सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी खुद अपने आप में बोल नहीं सकती। उसे बोलने के लिए एक स्पोकन पर्सन चाहिए। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो होता है डायरेक्टर। जो अब डायरेक्टर कौन होता है, जैसा कि यहां पे दिया हुआ डायरेक्टर, अगर इसे हम अलग करते हैं तो डायरेक्ट यानी जो निर्देश देता है, जो डायरेक्शंस देता है, दैट इज डायरेक्टर। तो अब डायरेक्टर जो रहता है वो एक बंदा ऐसा रहता है जो इस कंपनी को स्मूथ वे में रन करता है, जो कंपनीज के बेनिफिट्स, उसके हित के बारे में सोचता है और जो कंपनी को चलाने के लिए सारे काम करता है। अभी डायरेक्टर कितने कितने होते हैं, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। 3 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी में रहते हैं, 2 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में 1 डायरेक्टर, ओपीसी में 1 पर्सन कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर के अंदर आप पढ़ोगे कि डायरेक्टर कौन रहता है, रेजिडेंस ऑफ डायरेक्टर क्या रहता है। अभी न्यू कंपनीज एक्ट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वुमेन डायरेक्टर, एज पर सेक्शन 149। सेक्शन 149 का कहना है
कि जो डायरेक्टर रूल में उन्होंने डाला गया है कि एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वुमेन को एनकरेज करने के लिए, इस प्रोफेशनल सिनेरियो में एनकरेज करने के लिए इन लोगों ने इस चीज को काफी वेटेज दिया है कि एक वुमेन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने फिर नॉमिनी डायरेक्टर को भी काफी एग्जीक्यूट किया है। इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जैसा कि इसका नाम से होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, दैट इज इंडिपेंडेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे काफी अच्छे तरीके से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि जहां पे डायरेक्टर की बात आती है कंपनीज एक्ट में 3 से 4 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसमें पहला डायरेक्टर रहता है, दूसरा मीटिंग्स रहता है, उसके बाद में बाकी के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि डायरेक्टर और मीटिंग्स जो हैं वो किसी भी कंपनी का कोर सब्जेक्ट हैं। तो इन दोनों को आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्टर के बारे में आपको काफी अच्छे से नॉलेज लेना है। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप सीएस बनने के बाद में अगर आप डायरेक्टर बनते हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या फिर किसी कंपनीज में वैसे डायरेक्टर बनो, तो आपकी ड्यूटीज क्या होगी, आप किस तरीके से बेस्ट वे में वर्क कर सकते हो कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आप एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स से जुड़े हुए हो जिसकी वर्किंग आपको फ्यूचर में करनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत बारीकी से एक डायरेक्टर की वर्किंग आपको समझनी होगी, मीटिंग के कॉन्सेप्ट से समझनी होगी, एक कंपनी के कॉन्सेप्ट से आपको इसको समझना होगा। अब डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जैसे एडिशनल डायरेक्टर होता है, अल्टरनेटिव डायरेक्टर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। तो इस तरीके से डायरेक्टर्स जो हैं वो काफी, हम कह सकते हैं कि ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर कंपनीज को रन करने के लिए और इन सब चीजों के लिए डायरेक्टर का यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। वो कंपनी का एक स्पोक पर्सन रहता है जो कंपनी की बात को सब लोगों के सामने रखता है। वो एक ऐसा पर्सन रहता है जो कंपनी के बेनिफिट के लिए मार्केट से पैसा भी लाता है, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए स्कीम भी क्रिएट करता है, उसे एग्जीक्यूट भी करता है और कंपनी की साख को बढ़ाने के लिए, वो ग्लोबली जाने के लिए सारे प्रयास करता है। उसकी काफी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और काफी कुछ उसके लिए लायबिलिटी रहती है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात जब हम करते हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो हर लिस्टेड कंपनी में रहता है और हर पब्लिक कंपनी के अंदर उसको रखना पड़ता है। जहां पे लिस्टेड की बात आती है तो उसके अंदर तो कंपलसरी है, पर पब्लिक कंपनी में जिनका टर्नओवर जो होता है वो 100 करोड़ से ज्यादा हो, जिनकी पैड अप शेयर कैपिटल होती है वो 10 करोड़ है उससे ज्यादा हो, इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए मैंडेटरी हैं। अब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए? लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के अंदर एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने आप में काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप समझेंगे जब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आप सोचिए 2 डायरेक्टर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो एक तरीके से शेयर होल्डर्स, मेंबर्स के लिए स्पोकन पर्सन है। वो कंपनीज के हर रूल को, हर नई स्कीम को, हर इन्वेस्टमेंट को, हर चीज को वो इतने बारीकी से देखते हैं कि उससे कहीं पे शेयर होल्डर को इफेक्ट तो नहीं होगा, उसका कोई डिफेक्ट जो है वो कभी मेंबर्स को तो नहीं होगा, कंपनी को तो उससे कुछ नुकसान नहीं है। इस तरीके से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कंपनी के अंदर वर्किंग करता है। फिर बात आती है बोर्ड एंड इट्स पावर। अब मीटिंग्स होती है बोर्ड की, मीटिंग में क्या रहता है, बोर्ड क्या है? बोर्ड एक ऐसा प्लेस है जहां पे सारे डायरेक्टर्स जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक चैम्बर जो कंपनीज के हित में, जहां पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो बैठ के कंपनीज को रन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए वो वहाँ पे कुछ डिसीजन मेकिंग वर्किंग करते हैं, जहाँ पे कुछ नए रूल्स भी बनते हैं, कुछ ऐड होते हैं, कुछ इंसर्ट होते हैं, कुछ डिलीट होते हैं, लेकिन सारी वर्किंग जो है वो कंपनीज के ऊपर चलती रहती है। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होती है। बोर्ड मीटिंग के अंदर सबसे पहले मीन्स बोर्ड मीटिंग के अंदर भी काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, इसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं जो आपको रीड करने हैं बहुत अच्छे से। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे बोर्ड ऑफ मीटिंग की बात करेंगे तो इसमें कमिटीज आ जाती हैं, जिनमें ऑडिट कमेटी भी आती है, जो एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि डीपली
कॉन्सेप्ट हैं एक कंपनीज के लिए, क्योंकि ऑडिट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें इंटरनल ऑडिट भी आती है कि एक कंपनीज को बेटर वे में रन करने के लिए किस तरीके से, ऑडिट मीन्स क्या, एक कॉन्सेप्ट है प्यूरिफाई करने का हर चीज़ को। ऑडिट के अंदर सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होती हैं। तो इस तरीके से बोर्ड एंड इट्स पावर के अंदर ही काफ़ी कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, डायरेक्टर को आपको काफ़ी अच्छा वेटेज देना है। डायरेक्टर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कंपनीज के अंदर। यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास में इसके बाद में आता है जो एक नया कॉन्सेप्ट जो जोड़ा गया है, वो है KMP, की मैनेजरियल पर्सन। यानी पहले जो CS कंपनी सेक्रेटरीज का जो कॉन्सेप्ट था कंटिन्यू है, लेकिन उसे अब KMP के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उन्होंने की मैनेजरियल पर्सन का एक टैग CS को दिया है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये काफ़ी बड़ा टैग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पे एक CS वर्किंग करता है डायरेक्टर्स के साथ में, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स के साथ में, चेयरमैन्स के साथ में, तो काफ़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी CS के शोल्डर पर रहती है, जो उसे बेटर वे में करनी रहती है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा कि KMP क्या होता है, उसके क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, किस तरीके से उसको वर्किंग करना रहता है, क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एक CS जो रहता है वो एक लेजिस्लेटिव ऑफिसर भी रहता है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अटैच रहता है, शेयर होल्डर के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल रहता है। उसके काफ़ी एरियाज रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं एक CS एक कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस से प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, कि उसके बिना वो कंपनीज रन होना काफ़ी मुश्किल होती है। इसके बाद का जो चैप्टर है तो वो जनरल मीटिंग का आता है। जनरल मीटिंग जो रहती है, तो जैसा कि आपको मैंने पहले कहा, मीटिंग्स काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स के अंदर शेयर होल्डर्स रहते हैं, मेंबर्स रहते हैं। मेंबर्स को जैसा आप देखते हैं कि काफ़ी टाइप्स के मेंबर्स रहते हैं, जिनके अंदर शेयर्स से डिपेंड ऑन मेंबर्स भी रहते हैं, कुछ डेप्ट वाले मेंबर्स भी रहते हैं, कि कंपनीज के पास में अलग अलग तरह के रूल्स रहते हैं। तो वो उसी तरीके से जो शेयर्स वगैरह इशू करते हैं, तो उनके अंदर काफ़ी मेंबर्स रहते हैं, तो उनकी मीटिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो मीटिंग्स के अंदर फिर जनरल मीटिंग होती है, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रहती है। फिर मीटिंग्स के लिए कोरम रहता है कि किस तरीके से कोरम डिज़ाइन होना चाहिए, कोरम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। मीटिंग्स के अंदर चेयरमैन रहता है, चेयरमैन कौन रहता है, चेयरमैन किस तरीके से वर्किंग करता है। मीटिंग के अंदर डिमांड ऑफ पोल्स रहते हैं, उनको किस तरीके से किया जाता है। पोस्टल बैलेट रहता है जो चेयरमैन के मौजूदगी में रहता है। चेयरमैन जब हैं तो फिर कौन सी मीटिंग को जो है उसके लिए कोरम की कहाँ पे ज़रूरत होती है, उस वहाँ पे कौन कौन से रिजोल्यूशन पास होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जनरल मीटिंग्स के अंदर मिलती हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पे आपको देखना होगा कि मीटिंग्स किस तरीके से होती हैं, कौन सी मीटिंग का क्या इफेक्ट रहता है, कौन सी मीटिंग, जैसा कि यहाँ पे जनरल मीटिंग होती है, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पे इस मीटिंग में अगर अपन बात करते हैं तो एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग रहती है। तो एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी होती है, जैसा कि नाम से पता चलता है, जो साल में एक बार होती है। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी होती है, जो जब भी, अब साल में सिर्फ एक बार तो हम सारे रिक्वायरमेंट्स या कुछ न्यू कॉन्सेप्ट जो कंपनीज के पास में आते हैं, जो न्यू सिचुएशंस, जो इन्वेस्टमेंट जो रहते हैं, तो काफ़ी डिसीजन ऐसे रहते हैं जो एक बार में नहीं ले सकते कंपनी। तो उसके लिए उसको बीच बीच में कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए उसे मीटिंग्स बुलानी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हो जाती हैं। तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट्स को आपको अपने माइंड में क्लियर करना है। इसके बाद का जो चैप्टर आता है वो इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड इन्वेस्टमेंट आता है। तो कंपनीज का आपको पता ही है, जैसे कंपनी जो है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करती है बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पे उसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको ध्यान यही देना है कि कंपनी लोन किसे प्रोवाइड कर सकती है। जैसे डायरेक्टर्स के लिए कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि कंपनी किसको लोन दे सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंपनीज के पास में लोन क्या बोलते हैं इसको, अपना कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकती है, कौन से फ्रेम में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना इसका वेटेज नहीं रहता है। इसमें भी KMP की मैनेजरियल पर्सन जो है उसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब पैसा कंपनी के बाहर जा रहा है तो वो पैसा बेनिफिट देगा, प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, इन सब चीज़ों पे भी KMP को भी सोचना पड़ता है। वो डायरेक्टर से इस बारे में बात कर सकता है
कि हमें किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट आता है वो है डिपॉजिट। डिपॉजिट एक छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं पे आरबीआई से रिलेटेड रहता है, सेबी से रिलेटेड रहता है, तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट होते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट दो हमारे पास में यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैं, उसमें एक अकाउंट्स का पार्ट है, एक ऑडिट का पार्ट है। अकाउंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो पूरा गणित है वो पूरा अकाउंट्स के ऊपर ही रहता है। तो अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से रहते हैं, प्लेस ऑफ कीपिंग बुक ऑफ अकाउंट कहाँ पे रहती है, ब्रांचेज अगर हैं तो उनकी बुक्स क्या रहती है, फिर डायरेक्टर किस तरीके से इंस्पेक्शन कर सकता है, कौन बुक्स को अकाउंट्स बुक्स को देख सकता है, किस तरीके से मेंटेन करनी चाहिए बुक्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लाइंसेस वगैरह हैं, तो वो सारे के सारे आपको अकाउंट्स पार्ट्स के अंदर मिलते हैं। अब बात करते हैं जब हम ऑडिट की, अकाउंट्स होने के बाद में उनकी ऑडिट होती है। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा, इससे पहले भी कहा था, ऑडिट का मतलब क्या, एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जो आपने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, इस तरीके से ऑडिट का पार्ट रहता है। तो ऑडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑडिट कमेटी भी होती है, कौन कौन इसमें रहता है उनकी भी काफ़ी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसमें कॉस्ट ऑडिट भी रहती है, हमारे यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ब्रांच ऑडिट का भी काम इसके अंदर रहता है, राइट्स ऑफ ऑडिटर्स भी रहता है, ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स भी रहता है। तो ये काफ़ी स्मॉल कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे, जिन्हें आपको अच्छे से देखना है, आपको पढ़ना है, आपको समझना है कि अकाउंट्स और ऑडिट दोनों में डिफरेंस होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिट दोनों का नाम सुन के वो इन्हें यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, लेकिन आपको जैसा आपने देखा कि अकाउंट्स अलग पार्ट है, ऑडिट उसके बाद का पार्ट है, तो इन दोनों को मर्ज मत कीजिए। इसके बाद में डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स जैसा कि आपको पता है कंपनीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वही शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि डिविडेंड्स मीन्स एज ए काइंड ऑफ बोनस। यहाँ पे जब हम लोग, एक शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो वो ये सोचता है कि मुझे यहाँ से बेनिफिट होगा, और कंपनीज के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है डिविडेंड देने के लिए, कि वो एक स्मूथ वे में डिविडेंड शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकें, हर साल प्रोवाइड कर सकें और बेटर प्रोवाइड कर सकें। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा ट्रांसफर रिजर्वेशन का रहता है, एडवेंसी ऑफ प्रॉफिट का रहता है पार्ट इसके अंदर, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या रहती है, टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, बैलेंस रिजर्व कितना रखना है, अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड कौन सा होता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे, जहाँ पे आपको उनको ध्यान में देना है कि हाँ भाई डिविडेंड कौन से, इंटरिम डिविडेंड कौन से होते हैं, एनुअल डिविडेंड कौन से होते हैं। इसके बाद का जो है बोर्ड रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर। अब बोर्ड रिपोर्ट्स, बोर्ड मीटिंग्स आपने देखी, डायरेक्टर्स उसके ऊपर कुछ डिसीजन मेकिंग वर्किंग करते हैं, वहाँ से डिसीजन लेते हैं, लेकिन बोर्ड को ऐसे अकाउंट और ऑडिट होने के बाद में उनको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। रिपोर्ट्स में क्या रहता है, रिपोर्ट्स में डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेटमेंट रहते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है, जहाँ पे डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसके जो क्राइटेरिया है, उसके जो वर्किंग एरिया है, उसने उसके अंदर कंप्लीटली वर्किंग किया कि नहीं किया, और किया तो किस तरीके से किया, पहले कंपनी कहाँ थी और अब कंपनी कहाँ है। ये काफ़ी कुछ चीज़ें रहती हैं जो यहाँ पे आपको बोर्ड्स रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मीटिंग्स वगैरह के अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि यहाँ पे एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं कि बोर्ड रिपोर्ट बोले तो ये एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट है जो कंपनी की पूरी कुंडली जिसे हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट रहता है जो डायरेक्टर बताता है कि हाँ भाई कंपनी पहले यहाँ पे थी, उसकी इन्वेस्टमेंट, अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या क्या रहेंगे, किस तरीके से कंपनी ने कमाया है, किस तरीके से कंपनी इन्वेस्ट करेगी। तो ये काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कंपनी की फाउंडेशन को बनाते हैं, जो फाउंडेशन को बनाते हैं। इसके बाद में रजिस्टर फॉर्म्स एंड रिटर्न्स रहते हैं। कंपनीज को काफ़ी रजिस्टर्स में मेंटेन करने पड़ते हैं, रिटर्न्स भी रहती है, जैसे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट हो गया, चार्ज का रजिस्टर हो गया, मेंबर्स का रजिस्टर हो गया, इंडेक्स होती है मेंबर्स की, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, इन सब के रजिस्टर्स रहते हैं। इसके बाद में रिटर्न्स के अंदर एनुअल रिटर्न हो जाती है, रजिस्टर ऑफ पोस्टल बैलेट रहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, तो ये रिटर्न्स वगैरह फिलअप होते हैं इसके अंदर। फिर फॉर्म्स रहते हैं, तो इन सबको फॉर्म फिलअप करने के लिए इनके साथ में फॉर्म्स रहते हैं कि हाँ भी ऑडिट का ये फॉर्म है,
रिटर्न्स के लिए ये फॉर्म लगते हैं, डायरेक्टर वगैरह चेंजेस हुए हैं, रिट्राइट हुए हैं, मेंबर्स गए हैं, ट्रांसफर हुए हैं, XYZ कुछ भी होता है तो कंपनीज में एक वर्किंग करने के लिए आपको फॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं जो वहाँ पे आपको कंपनीज एक्ट के अंदर दिए हुए रहते हैं। तो ये फॉर्म्स का भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको इसमें रखनी पड़ती है। अब इसके बाद में कुछ नए कॉन्सेप्ट जैसे मर्जर, डीमर्जर एंड अमलगमेशन, उसके पहले है मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स। मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स के अंदर ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि मेजोरिटी जो है काफी बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा जिन्हें बाद में इस तरीके से बताया जाता है कि यहाँ पे हमारा मतलब मेंबर्स ये कहते हैं कि भाई हमारे जो माइनर मेंबर जो एक्सेप्टेबल नहीं रहते हैं, जिन्हें लगता है कि वो प्रपोजल काम का नहीं है, तो उन्हें काफी हद तक ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें डोमिनेट किया गया है, तो उनके लिए भी माइनॉरिटी राइट्स कंपनीज के अंदर बनाए गए हैं। मेजोरिटी के रूल भी यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मेजोरिटी डिसीजन मेकिंग के अंदर मोस्टली वर्किंग में आता है। मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर, रिवर्स मर्जर, एक्विजिशन, ये सब वो फॉर्म्स है, ये सब वो पार्ट्स है जिसके द्वारा कंपनी एक फास्ट ग्रोथ कर सकती है। मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, दूसरी कंपनियों के साथ में मिलना, उनको एक्वायर करना, उनके साथ में मर्ज होना, इससे कंपनी को एक रेडी सेटअप मिलता है मार्केट के अंदर। आज ग्लोबलाइजेशन आपको पता है, ऑल वर्ल्ड इज लाइक ए बॉर्डरलेस कंट्री। कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, कंपनीज के लिए बात करते हैं, तो आज इंडिया की कंपनी कई फॉरेन कंट्रीज में जाके वर्किंग कर रही है, कई फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनी है वो इंडिया में वर्किंग कर रही है। तो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, यहाँ का माल हम भी ले रहे हैं, फॉरेन का माल भी हम लोग इंपोर्टेड बोल के लेते हैं, हमारा मटेरियल जो है तो वो वहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी लिया जाता है। तो ये मर्जर, डीमर्जर ये काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2013 में इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बोल के आप लोगों को दिया गया है कि आपको देखना है कि एक्चुअल में मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन इनकी डेफिनेशंस आपके पास में हैं जिन्हें आपको अच्छे से रीड करना है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक CS के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टस रहता है। इसके बाद में जैसा कि हम देखते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पे पहले पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज रहती थी। जो ये पार्टनरशिप होती हैं वो अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इलीगल एसोसिएशन रहता है एज ए नेम कॉर्ड। तो यहाँ पे लिमिटेड LLP का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ये LLP के अंदर वही लाइबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। इसके बाद के जो आप क्वेश्चन देखेंगे, जो चैप्टर्स हैं वो कंपनी लॉ से रिलेटेड हैं, ऑफेंसेस, पेनल्टीज हैं। तो इसके पहले के जो ऑफेंसेस थे, जो पेनल्टीज थे वो काफी लो लेवल के थे, लेकिन कंपनीज एक्ट के अंदर पेनल्टीज के ऊपर काफी जोर दिया गया है जिससे कंपनी जहां तक हो सके वहां तक ऑफेंसेस ना करे, क्योंकि एक कंपनी को बनाने में, उसे रन करने में काफी समय लगता है। एक छोटी सी कंपनी भी, स्मॉल सेक्टर कंपनी भी अगर कोई रहती है तो वो इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर कहीं ना कहीं पे प्रोस्पेक्टिव रहती है। वो एक अपन कह सकते हैं कि पावर देती है वो इंडियन अपनी कंट्रीज को, किसी भी कंट्रीज को रहने दीजिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी जो रहती है, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो ऐसी कंपनियां जो ग्रोथ के अंदर पावर देती है, इकोनॉमी को बूस्ट करती है। लेकिन होता क्या है, जो कंपनी रन करते हैं उन्हें सारे लॉज का, रिटर्न्स का नहीं मालूम रहता है, तो इसके लिए काफी कुछ मिस्टेक्स होती हैं और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसेज के चक्कर में क्लोज हो जाती हैं, जो काफी आगे जा सकती थी। तो इसके लिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 में यहाँ पे क्लियर कट उनके ऑफेंसेज क्या है, पेनल्टीज क्या है, उनकी कंपाउंडिंग क्या है, यानी अगर मिस्टेक हो भी गई तो उस मिस्टेक से बाहर निकलने का वे क्या है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बताया गया है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में जो मुझे सबसे अच्छे लगा वो पार्ट यही है कि यहाँ पे इन्होंने पेनल्टीज को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जहां तक हो सके जो कंपनीज रन करने वाला है उसे ये सब चीजें माइंड में लेके चलनी होगी कि वो यहाँ पे कोई ऑफेंस, कोई रॉन्ग थिंग, कोई रॉन्ग वर्क क्रिएट ही ना करे ताकि उसकी कंपनी यहाँ पे बंद हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो भी कंपनी रन करेगा उसे एक प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सारे रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स वो नहीं समझ सकता। वो या तो किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की सहायता लेगा या फिर यहाँ पे अपने CS अपॉइंट करेगा। इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है वो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज रहती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, तो जो लॉ से क्रिएट होता है वो लॉ के द्वारा ही खत्म हो सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, अपने माइंड में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रखना है कि आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, तो एंड बाय लॉ भी होगा। तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज है तो ये उसी का कंसेप्ट है कि वाइंडिंग अप
के अंदर कंपनीज किस तरीके से वाइंड अप होती है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन उसके पीछे रहते हैं, आपको जो रीड करना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट रीड करना है कि वाइंडिंग अप के अंदर भी क्या क्या रहता है, किस तरीके से कंपनीज गो थ्रू होती हैं और क्यों होती है, उसके पीछे के रीजन क्या क्या रहते हैं। क्योंकि कोर्ट भी वाइंड अप के ऑर्डर दे सकता है, मेंबर्स भी वाइंड अप क्रिएट कर सकते हैं, वॉलेंट्री वाइंड अप भी रहता है। तो ये सब इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको माइंड में रखने हैं। स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनीज रहता है कि जब कंपनीज नहीं चल रही है, जब रजिस्ट्रार को कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आता है, तो रजिस्ट्रार उसका नाम कट कर देता है। ये प्रिजर्वेशन रहता है 20 ईयर तक। अगर कोई भी मेंबर जहाँ पे चाहता है तो वो रिस्टोर कर सकता है नाम। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन 5 से 4, 5, 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप छोड़िए मत। फिर एक नया जो है इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जैसा कि आपने देखा होगा अभी काफ़ी लॉज, जैसा अपन डिपार्टमेंट्स की भी बात करते हैं, सेल्स की बात करो, इनकम की बात करो, किसी की भी टैक्स डिपार्टमेंट की भी बात करते हैं, तो अभी कंप्लीटली उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है कि वर्चुअल जो स्टेशंस हैं वो ऑफलाइन से बेटर वर्किंग करते हैं, फास्ट वर्किंग करते हैं। अब वो एक ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा रहती है। आपको तुरंत आप ऑनलाइन बैठे, आप कहीं पे भी बैठे, तो आप एज पर लो अपना वर्किंग कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जब ई गवर्नेंस नहीं रहती है तो उसके अंदर हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था, यहाँ पे कोई ट्यूटोरियल नहीं था, यहाँ पे आपके सामने कोई एजुकेटेड हमने वैसा कुछ नहीं रखा है। हम सिर्फ आपको यहाँ पे यही बताना चाहते थे कि जिस तरीके से कॉन्सेप्ट बताए गए हैं आपको, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे जनरल मीटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट है जनरल और मीटिंग। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है मीटिंग्स का। मीटिंग्स कौन कौन सी होती है? बोर्ड मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है, फिर मेंबर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, फिर उसमें भी डिविजन्स रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की अलग से रहती है, इक्विटी की अलग से रहती है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, आपको इन्हें रीड करना है एज पर कॉन्सेप्ट। आपको इन्हें सिर्फ एज पर कॉन्सेप्ट रीड करना है। आपको जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप उसका एग्जीक्यूशन बेटर वे में कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। एग्जाम में होता यही है कि वहां पे एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग 3 घंटे तक पेपर रिटर्न करके आते हो, लेकिन जो चेक करने वाला होता है वो 3 घंटे आपके पेपर को नहीं दे सकता, कंप्लीटली 3 घंटे तो नहीं देगा ना। और वैसे भी राइटिंग में और रीडिंग में फर्क रह जाता है। तो आप ये मानिए कि अगर वो एक आपकी कॉपी चेक करने के लिए आधा घंटा भी देता है, 30 मिनट्स भी अगर आपको प्रोवाइड करता है, तो 30 मिनट्स में क्या देखेगा? वो पूरी चीजें तो देख नहीं सकता, वहां पे वो एग्जीक्यूशन देखता है। अब मीटिंग्स की बात आती है, उसने सिर्फ इतना पूछा कि व्हाट इज मीटिंग। तो यहाँ पे मीटिंग्स के अंदर आपको यही बताना है कि मीटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ मीटिंग क्या है। यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट वो चीजें करनी है, स्टेप टू स्टेप एग्जीक्यूट करना आपको। इस वे में आप जाते हैं तो यहाँ पे नंबर प्रोस्पेक्टिव होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिस तरीके से आप इंडेक्स टू इंडेक्स अगर जाएंगे, स्टेप टू स्टेप अगर आप जाते हैं, जिस तरीके से हम गए थे फर्स्ट टू 34, तो आप हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंकअप है। लास्ट का चैप्टर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर से आपको लिंकअप मिलेगा, क्योंकि जहां पे प्रमोटर की बात आती है उसके बाद इनकॉर्पोरेशन की बात आती है, जहां पे इनकॉर्पोरेशन की बात आती है वहां पे मेमोरेंडम की बात आती है, जब मेमोरेंडम की बात आती है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात आती है। तो ये काफी कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर कंपनीज एक्ट में इस तरीके से हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके लिए आपको सिर्फ स्टेप टू स्टेप जाना है। इसके साथ में मैं आपको कहूंगा कि कंपनीज एक्ट के ऊपर आगे भी कुछ वीडियोज अब हम कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर वाइज बनाने वाले हैं, जो कुछ ही समय के अंदर जैसे जैसे बनते जाएंगे वैसे वैसे हम अपलोड करते जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो आप कॉन्सेप्ट वाइज अपनी स्टडी कीजिए। हमारा एक टाइम मैनेजमेंट का वीडियो है जिसमें हाउ टू कंप्लीट ए थ्योरी बुक इन 10 डेज, ऐसा एक वीडियो है यूट्यूब पे जिसे आप देख सकते हैं। आप वो तरीके से जाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा CS नोट्स होम की काफ़ी बुक्स हैं, ये कंपनीज एक्ट का भी उसी से रिलेटेड था। तो अगर आप खरीदना चाहें तो www.csnoteshome.com/mybooks को आपको ओपन करना है, एड्रेस बार में जाके वहाँ से आप बुक्स को बाय कर सकते हैं। अगर आपको बुक्स के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है तो आप हमारे नंबर
जो स्क्रीन पे दिया हुआ उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी अगर आप 30 डेज बचे हैं, इन 30 डेज में भी आप ये चाहते हैं कि हाँ मुझे एक अच्छा ग्रैप करना है एग्जाम के ऊपर, तो मैं आपसे यही कहूँगा फिलहाल सब कुछ छोड़ दीजिए। सिर्फ एक क्वालिटी टाइम की जो स्टडी रहती है, सिर्फ स्टडी नहीं करनी है, अभी आपको एक क्वालिटेड स्टडी करनी है। क्वालिटेड स्टडी और स्टडी में क्या डिफरेंस है ये भी आप मेरे एक एग्जिस्टिंग वीडियो है उसके अंदर आप देख पाएंगे वहां पे। क्योंकि 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो जिसे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। अगर वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको पूछा जाए, जैसा मैं आपसे कहूं कि ओपीसी, ये आप एक ही बार पढ़ो, लेकिन इस तरीके से पढ़ो कि जब ओपीसी का नाम आए तो आपको ध्यान में आना चाहिए। ओपीसी मीन्स 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मीन्स सिर्फ एक ही डायरेक्टर होता है। एक ही डायरेक्टर मतलब इट्स एडवांस वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे एक ही डायरेक्टर रहता है तो डिसीजन भी उसके रहेंगे, मीटिंग्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अब ओपीसी है, कंपनी है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या यहाँ पे इंसर्ट होगा, यहाँ पे रामदास ओपीसी, XYZ ओपीसी। क्योंकि जैसा कि हमने देखा है इंसर्शन बहुत जरूरी है। पब्लिक लिमिटेड के लिए पब्लिक लिमिटेड लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड के लिए पीवीटी एलटीडी लगता है, वैसा ही ओपीसी के लिए ओपीसी लगेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि पब्लिक लिमिटेड की जब बात आती है तो आपके दिमाग पे आना चाहिए कि यार पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो होती है जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होते ही होते हैं। पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी होती है जो पब्लिक के हिसाब से रहती है। प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ एक प्राइवेट जैसा फील आता है, प्राइवेट कंपनी, यानी ये सारा प्राइवेट का काम है। पब्लिक का मतलब जहां पे गवर्नमेंट का उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जहां पे अब गवर्नमेंट कंपनीज की हम बात करते हैं तो उसमें होल्डिंग वगैरह की बात आती है, गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात आती है, जो कंपनी चलाते हैं उनकी होल्डिंग की बात आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब LIC जैसा एक स्टेचुरी कंपनी की हम बात करते हैं, जैसा कि हमने फॉर्म्स में देखा तो LIC क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या है, एक स्टेचुरी कंपनी है जिसको लेजिस्लेशन के थ्रू बनाया गया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ये बहुत बारीक बारीक चीजें रहती है इसमें। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप क्रिएट कर लेते हैं, ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप क्लियर कर लेते हैं, तो एग्जीक्यूशन इनका आप बेटर वे में कर सकते हैं। इसी आशा के साथ में हम ये वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे, और आशा करते हैं कि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन करेंगे, आप कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड बनाएंगे और आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।